नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज कुछ चौंकाने वाली बातें करने वाला हूं जिसका अंदाजा आपको होगा। क्या नेतन्याहू के दौर में इजराइल एक स्वतंत्र देश है? क्या इजराइल की नीतियां इजराइल खुद तय कर पा रहा है? और अगर इजराइल की नीतियां स्वतंत्र रूप से इजराइल तय नहीं कर पा रहा है तो क्या अमेरिका ये तय कर रहा है? और अमेरिका अगर ये तय कर रहा है तो क्या अमेरिका का हुक्म इजराइल में चलता है या अमेरिका का हुक्म एक नेता पर चलता है? जो जानकारियां हमारे पास में अब तक की रिसर्च से आ रही हैं वो ये कहती हैं कि नेतन्याहू, दक्षिणपंथी नेतन्याहू अमेरिका का पिट्ठू है और वो अपने पद पे सिर्फ इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि अमेरिका से जो आदेश होता है उसको वो लागू कराता है। वहाँ पर सारे जिम्मेदार लोग, यहाँ तक कि अमेरिका का, माफ़ कीजिए, इजराइल का रक्षा मंत्री भी नेतन्याहू जो कह रहे हैं उसके उलट करना चाहता है। इस वक्त जो हो रहा है वहाँ पे, उसमें दो मत हैं, दो विचार हैं। एक विचार इजराइल के लोगों का यह है कि हमको ईरान का हिसाब साफ करना चाहिए, ईरान को सबक सिखाना चाहिए, बाकी देशों को सबक सिखाना चाहिए, लेकिन ये जो गाज़ा में आप बेकसूर लोगों पे हमले कर रहे हो ये नहीं करना चाहिए। नेतन्याहू इसके उलट कर रहे हैं। जो बातें अमेरिका से कही जा रही हैं उनको लागू कर रहे हैं और उस आदेश का पालन करते हुए ईरान को हल्का हाथ रख रहे हैं ईरान के ऊपर। कैसे? बात करते हैं अभी हाल के घटनाक्रम से, जब ईरान पर इजराइल ने मिसाइल गिराई ईरान के हमले के बाद। मैंने डिटेल से आपको बताया था कि कैसे खुमैनी वही बोल रहे थे, बाइडन वही बोल रहे थे, नेतन्याहू वही बोल रहे थे और वही हुआ। यानी ये तीनों कहीं ना कहीं एक पेज पे थे। इनके बीच में ये था कि भाई हमला करना इसलिए ज़रूरी है कि कोई बाद में गाली ना दे। लेकिन वहीं पे जो इजराइल का विदेश मंत्री था उसका बयान कुछ और था। नेतन्याहू का बयान था कि हम उसके तेल पे हमला नहीं करेंगे, उसके परमाणु ठिकानों पे हमला नहीं करेंगे और उसके अधिकारियों पे हमला नहीं करेंगे। लेकिन जो गैलेंट है वहाँ का रक्षा मंत्री, वो बार बार कह रहा था कि इस बार अगर हम ईरान पे हमला करेंगे तो दुनिया हमारी तैयारी देखेगी, हमने क्या तैयारी कर रखी है। और वो ईरान को पूरी तरह से जवाब देना चाहता है, उस पर हमला करना चाहता है। कौन? रक्षा मंत्री, वो आदमी जो रक्षा नीति को तय करने के लिए मुकर्रर है, जिसके अंदर में वहाँ की सेना है, IDF है। वो आदमी चाहता है कि तगड़ा वाला हमला किया जाए ईरान के ऊपर। और अब नेतन्याहू कह रहे हैं कि इस आदमी को तो हटाना पड़ेगा। आप सोचिए, इजराइल में रहने वाले लोगों के नज़रिए से इस तस्वीर को देखिए। ईरान के को पसंद करने वाले, नापसंद करने वाले लोगों के तौर पर मत देखिए। एक देश के ऊपर 181 मिसाइल गिर गई हैं। उस देश के लोग दुश्मन को सबक सिखाना चाहेंगे या एक प्रतीकात्मक हमला करवाना चाहेंगे? लेकिन उस देश में रहने वाले लोगों की इच्छा के विपरीत अमेरिका की इच्छा के हिसाब से हमला हो रहा है। दुनिया के लिए अच्छा है बुरा है ये अलग बात है, लेकिन अब डेट ऑफ डिसमिसल का ऐलान कर दिया है नेतन्याहू ने कि मैं रक्षा मंत्री को हटा दूंगा। योआव गैलेंट उसका नाम है। और उन्होंने कहा कि अब आप ये समझिए कि गैलेंट के साथ, इस गैलेंट को, जो उनका रक्षा मंत्री है, उसको नेतन्याहू इसलिए पसंद नहीं करते हैं कि वो आदमी खुल के नेतन्याहू की अमेरिका के पिट्ठू वाली नीतियों का विरोध करता रहता है, खुल के विरोध करता है। लेकिन वहाँ पर जनता कुछ भी कह ले, जनता कुछ भी चाह ले, उससे कुछ नहीं होता। अमेरिका जो चाहता है इजराइल में वो होता है। इसको हम समझेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी हाल के घटनाक्रम की बात कर लें। हाल में गैलेंट का कहना ये था कि हमें लॉन्ग टर्म
सुरक्षा पे ध्यान देना चाहिए। ये हमास वमास को मिटाने के बजाय हमको वहाँ पर मैनेज करना चाहिए। हमको एक जवाब दे, भाई 1 के 10 मार लो, ख़त्म करो। ये बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, अस्पताल, ये जो हो रहा है इसके गैलेंट खिलाफ। उसका कहना है कि ईरान को टारगेट करके नीति बनाओ। इसके साथ साथ हर्री मिक्का जो हैं वो आईडीएफ के एक सीनियर अफसर हैं, वो भी लगातार कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर ज़मीनी ऑपरेशन गाज़ा में नहीं करना चाहिए। उसने ये कहा था उससे आम नागरिकों का बहुत नुकसान होगा और हमें ह्यूमन क्राइसिस को टालने की कोशिश करना चाहिए, मानवीय संकट को टालने की कोशिश करना चाहिए। ये आदमी एक सीनियर अफसर है और वहाँ का, कहाँ का, इजराइल की सेना का खिलाफ खड़ा हुआ था नेतन्याहू के। लेकिन नेतन्याहू अपने अफसर, सेना के लोगों की भी नहीं सुन रहा है। नेतन्याहू डिफेंस मिनिस्टर की भी नहीं सुन रहा है। एबी कोहाबी आईडीएफ के पूर्व चीफ हैं, उन्होंने चेतावनी दी कि आईडीएफ को लेके हम जो लगातार हिजबुल्लाह के खिलाफ बहुत ज़्यादा आक्रामक हो रहे हैं, ये लंबे समय बाद समस्याएं खड़ी कर सकता है। आप सोचिए, सेना के अधिकारी, पूर्व सेना के चीफ, ये सब लोग कह रहे हैं, नेतन्याहू को रोक रहे हैं कि लोगों पे हमला मत करो, फोकस करो दुश्मन पे। अगर आप खुद ही कहते हो हिजबुल्लाह को ईरान चला रहा है, आप खुद ही कह रहे हो कि हमास को ईरान चला रहा है, तो ईरान को टारगेट करो ना। आप तो हमास को भी टारगेट नहीं कर रहे हो, आप तो वहां के आम लोगों को टारगेट कर रहे हो, अस्पतालों, चर्चों को टारगेट कर रहे हो। जो वहां के सुरक्षा सलाहकार हैं इजराइल के, वो आदमी भी कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए रणनीति अपनाओ। यूएन कह रहा है गरीबों को मत मारो, उसके शरणार्थी शिविरों पे हमला मत करो, और आप कर रहे हो। वो ये कह रहा है। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जो सिक्योरिटी एडवाइजर है देश का, वो भी कह रहा है। यानी इन सब लोगों की बातों का निचोड़ ये है कि अगर कुछ करना है तो वहां करो जहां तुम हल्का हाथ रख रहे हो, जहां तुम प्रतीकात्मक हमले कर रहे हो, उस ईरान के साथ करो। ये हिजबुल्लाह और इन सब लोगों को छोड़ दो, इन लोगों को मत फोकस करो, इनको टैक्टिक्स के साथ निपटो। लेकिन एक और है जनरल स्विको, इनके नाम बहुत टेढ़े होते हैं क्योंकि जनरल स्विको आईडीएफ के सीनियर अधिकारी रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो सैन्य अभियान चलता है उसको हमेशा ठंडे दिमाग और संतुलित दृष्टिकोण से संचालित करना चाहिए। ये सारे बयान आ रहे हैं, इसके बीच में लेटेस्ट बयान आज का बता दूं। रक्षा मंत्री ने कहा है कि हमारा जो सैनिक अभियान है इजराइल का, वो बगैर कंपास के चल रहा है। कंपास क्या होता है? दिशा सूचक यंत्र होता है ना, एक घड़ी जैसा होता है जिसमें कांटा लगा होता है। कह रहे ये जो नेतन्याहू बैठा हुआ है उसको पता ही नहीं है कि भैया हमको करना क्या है, किस तरफ जाना है। कभी ये हमास से लड़ने लगता है, कभी ये आईडीएफ से लड़ने लगता है, इसका फोकस क्लियर नहीं, ये कह रहा है वो। और नेतन्याहू, तो ये जो चीजें हैं ये आपको साफ दिखा रही हैं कि वहां पर नेतन्याहू की ही सिर्फ चल रही है, और इसलिए चल रही है कि नेतन्याहू की चलाने के पीछे विदेशी हाथ है, अमेरिका। अब मैं आपको कुछ पुराने मामलों पर ले जा रहा हूं। इस मामले को अगर छोड़ दें कि कैसे वहां पर अमेरिका की चलती रही है। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आधी आबादी इजराइल की सड़कों पे उतरी हुई है। किसके खिलाफ? नेतन्याहू के खिलाफ। वो नेतन्याहू को हटाना चाहते हैं। उन प्रदर्शनों के बाद नेतन्याहू ने अपना कदम पीछे खींचा। मामला क्या था? एक न्यायिक सुधार के नाम पे कानून ला रहे थे संसद में। वो कानून क्या था? वो कानून ये था कि अगर वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला आता है संसद के किसी सदस्य के खिलाफ या सरकार के खिलाफ या नेतन्याहू के खिलाफ,
तो उस आदमी की नौकरी नहीं जाएगी, उसको मतलब हटाया नहीं जा सकता। किसी मंत्री को सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सजा सुनाने के बाद भी नहीं हटाया जाएगा। वो चोर साबित हो जाए सुप्रीम कोर्ट से तब भी वो पद पे रहेगा। ये अमेंडमेंट नेतन्याहू अपने यहाँ के कानून में लाना चाहते थे। उसकी वजह ये थी कि नेतन्याहू के ऊपर करप्शन के मामले चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट उसमें सजा सुनाने वाला था। ये मार्च 2023 का मामला है। इस मामले को आप समझेंगे तो आपको हमास के हमले के लेकर भी कुछ बू आएगी, गंध आएगी, कुछ गंध आएगी और कुछ आपको दुर्गंध आएगी और कुछ साजिश दिखाई देगी। तो क्या हुआ, मार्च 2023 में लगातार जब ये हो रहा था प्रदर्शन, तो ये जो रक्षा मंत्री गैलेंट ये तब भी खड़ा हुआ। लेकिन नेतन्याहू को जब पूरे इसके अपने लोग खिलाफ थे, सड़क पे लोग उतर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट खिलाफ था, कोई नहीं हटा पाया। क्यों? क्योंकि नेतन्याहू के सिर पे किसी और का हाथ था। और नेतन्याहू ने एक बार कहा भी कि इस कानून को हम नहीं लाएंगे, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ गया। गैलेंट ने कहा कि ये जो न्यायिक सुधार हैं ये इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। सेना के भीतर भी असंतोष बढ़ रहा था, सिर्फ जनता ही सड़क पे नहीं थी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम है। और नागरिक सुधार की इस नीति को वापस लेना चाहिए, ये डिफेंस मिनिस्टर नेतन्याहू को बोल रहा था। उसके बावजूद सेना खिलाफ, आधी सेना खिलाफ, पब्लिक खिलाफ, उसके बावजूद नेतन्याहू सेफ। आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ हर्ली हल्वे, जुलाई 2023। आईडीएफ मतलब सेना का चीफ ऑफ स्टाफ, यानी ऐसे समझ लो सेना प्रमुख। वहाँ पे ऐसे एयर चीफ, आर्मी चीफ, नेवी चीफ नहीं होते, एक ही सेना प्रमुख होता है। उसने कहा कि ये सेना के भीतर असंतोष लाने वाला है और सेना के अंदर विभाजन को बचाए रखना हमारी प्राथमिकता है। और रिजर्व सेना से कहा, क्योंकि जो वहाँ के रिजर्व सैनिक थे उन्होंने कहा कि हम सेना को सेवा ही नहीं देंगे अगर नेतन्याहू ये कानून लेकर आया। इतना विरोध हो रहा था। ये देखिए मार्च अप्रैल की बातें चल रही हैं, मई जून की बातें चल रही हैं। मार्च 23 में एयरफोर्स के रिजर्व पायलट ने विरोध किया। 200 रिजर्व पायलटों ने ऐलान किया कि ये जो न्यायिक सुधार, तथाकथित सुधार नेतन्याहू ला रहा, इसके खिलाफ हम ड्यूटी नहीं देंगे। एयरफोर्स के जवान कह रहे हैं हम नहीं लड़ेंगे और ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। सेना में राजनीतिक विचारधाराओं का स्थान नहीं होना चाहिए, ये कह के नेतन्याहू ने इसको कंडेम किया था। लेकिन नेतन्याहू सुरक्षित था। पायलट एयरफोर्स के भी खिलाफ हैं। आईडीएफ के पूर्व चीफ गैडी आइजेनकोट ने अप्रैल 2023 में कहा, वो जो कैसेट है, कैसेट मतलब इजराइल की पार्लियामेंट, उसके मेंबर भी हैं। उन्होंने कहा कि जो इनकी न्याय नीति है ये सेना का मनोबल गिराने वाली है, न्यायिक सुधार वाली जो पॉलिसी है, और इससे सेना का मनोरंजन कमज़ोर हो सकता है। और लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये न्याय के सिद्धांतों पे हमला है। निश्चित तौर पे अगर सुप्रीम कोर्ट में मोदी जी को सजा हो जाती है, इंदिरा गांधी का केस याद कीजिए, जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी तो जगमोहन लाल वाला केस, नेतन्याहू ने इसको लेकर कहा कि लोग हवा दे रहे हैं, सेना में बगावत पैदा कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, जैसा एक सत्ता में बैठा हुआ आदमी बोलता है। अब आप टाइमिंग समझिए, 2023 में अप्रैल मई जून में ये सब चल रहा है, बल्कि और पहले से शुरू हो गया था, लगातार चल रहा था और नेतन्याहू निशाने पर थे। और उनका ये जो करप्शन के केस आए थे उनके खिलाफ, उन्होंने गोदी मीडिया पैदा करने की कोशिश की थी वहाँ पे, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, सरल भाषा में समझाने के लिए बोल रहा हूँ। उसमें वो फंस गए थे, पकड़े गए थे, और उसमें पकड़े जाने के बाद उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा था, उनको सजा होने वाली थी करप्शन के केस में। करप्शन का केस, गोदी मीडिया बनाना इसलिए सीरियस मामला है कि अगर आप मीडिया को कब्जा कर लोगे तो आप जो है वो अपने आप में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को डिस्टर्ब कर रहे हो। लेकिन मीडिया पे कब्जा करने की वजह कुछ और रही होगी, क्योंकि नेतन्याहू के सिर पे किसका हाथ है हम लगातार देख रहे हैं। तो इस पूरी प्रोसेस के बीच में जब नेतन्याहू इतने ज़बरदस्त दबाव से गुजर रहे थे कि सेना के अधिकारी उनके खिलाफ, सैनिक खिलाफ, पायलट खिलाफ, उनका जो रक्षा मंत्री खिलाफ,
यानी उनके पांव उखड़ रहे थे। इसके 4 महीने के अंदर ही हमास इतना बड़ा हमला कर देता है इजराइल पे। और हमास ने जब हमला किया उससे पहले, जब वो वहाँ तैयारियां कर रहे थे, हमास के लड़ाके रिहर्सल कर रहे थे गाज़ा में, तो कुछ पत्रकारों ने ट्वीट किया बाकायदा कि वहाँ पे इतनी तैयारी हो रही है गाज़ा में, इतना सब चल रहा है, सरकार कुछ करती क्यों नहीं है, रोकता क्यों नहीं है नेतन्याहू। और ये भी कहा गया कि जो लोग वहाँ के गाज़ा के यहाँ पे काम कर रहे हैं वर्क परमिट पे, उनके ऊपर भी स्क्रीनिंग रखो। ये सब हो रहा है, आंखों से दिख रहा है। दुनिया के सबसे खतरनाक एजेंसी के तौर पे नाम है ना इजराइल की एजेंसी का। उस इजराइल की एजेंसी ने यहां खुली सड़क पर प्रैक्टिस हो रही थी 7 अक्टूबर के हमले की, क्यों नहीं रोका? ये बड़ा सवाल उस वक्त भी खड़ा हुआ था। पहला वीडियो शायद हमास पे बना था, उसमें मैंने ये डिटेल्स बताई थी, कौन महिला थी, क्या ट्वीट किया, क्या बोला, आप चाहें तो निकाल के देख सकते हैं। और जब ये हो रहा था तो एक सवाल और भी था कि ये हमास है क्या? हमास ये था कि जो फिलिस्तीन है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जैसे कि कभी पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग अलग होते थे। एक तरफ गाज़ा पट्टी है, दूसरी तरफ पश्चिमी तट यानी वेस्ट बैंक है। तो ये चाहते थे गाज़ा पट्टी में एक अलग फोर्स सरकार चलाए और वेस्ट बैंक में एक अलग फोर्स सरकार चलाए। तो उससे क्या होगा कि ये बांटने में फिलिस्तीन को कामयाब हो जाएंगे। तो हमास को इसी नीयत से खड़ा किया गया। हमास चुनाव जीता। हमास को इजराइल ने लगातार अंदर से समर्थन दिया और जिस हमास को इतना खड़ा किया, उसी हमास ने नेतन्याहू के इजराइल पे हमला किया। और जो इजराइल की प्रसार नीति है, इसी प्रकार से हमेशा इजराइल पे पहले हमला होता है, उसके बाद इजराइल जो है वो एग्रेसिवली उसका जवाब देता है, 100 गुना ताकत से जवाब देता है। इस बार को अगर छोड़ दें तो 10 गुने आदमी उसने हमेशा मारे हैं, इस बार तो उसने 100 गुना से ज़्यादा कर दिया है। तो वो जवाब देता है, उसके बाद में वो कुछ और फिलिस्तीन की ज़मीन कब्जा लेता है। एक पंथ दो काज, एक तो आपको ज़मीन कब्जाने के लिए एक बहाना मिल गया, दूसरा जो तुम्हारी सत्ता कुर्सी खतरे में थी, तुम्हारे ऊपर लगातार हमले हो रहे थे, उन हमले से भी तुम बच गए। तो नेतन्याहू जिसका आदमी है, जो नेतन्याहू को बचाना चाहता है, उसकी भूमिका इसमें क्या रही होगी, ये बड़ा सवाल है सोचने का। और ये जो लगातार अभी भी हो रहा है, और हो सकता है कि कुछ दिन बाद खबर सुने कि रक्षा मंत्री को हटा दिया है, इसलिए वीडियो इस टाइमिंग पे और बना रहा हूँ मैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि लगातार जिसके खिलाफ लोग रहे वो सत्ता में बना रहा, उसकी चलती रही। सेना की नहीं चल रही है, रक्षा मंत्री की नहीं चल रही है, जो आदमी अकेला पड़ा हुआ है, घिरा हुआ है, उसकी चल रही है। वो करप्शन में फंसता है तो बच जाता है। तो ऐसा किसी देश में तब होता है, और वो भी तब जबकि उसकी हर नीति, जो उसके विरोधी मान लो या जो लोग इजराइल के शुभचिंतक हैं, हम तो शुभचिंतक ही कहेंगे, हम क्यों किसी को इजराइल विरोधी माने, वो लोग जिस नीति को चाहते हैं इजराइल की, ये उसकी उल्टी नीति के लेके चल रहा है। और भी मामले हुए थे कि एक कॉरिडोर था जहाँ से ये हथियारों की तस्करी करते थे, उस हमास के लोग की हथियार की सप्लाई होती थी। उस कॉरिडोर के अंदर घुसने से सेना चाहती थी कि ना घुसा जाए, उसको नज़र में रखा जाए ताकि उसकी स्मगलिंग को रोका जा सके। नेतन्याहू चाहता था घुस जाओ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। और से पता चलता है कि 2 तरह के धाराएँ वहाँ पर चलती रही हैं। एक धारा कहती है कि जो विदेशी शक्तियाँ हैं, ईरान वीरान है, उससे लड़ो, इन लोगों से मत लड़ो। नेतन्याहू इसका उल्टा कर रहा है और उसके बावजूद कर पा रहा है क्योंकि उसको कुछ समर्थन है। कहाँ से समर्थन है, क्या समर्थन है, ये सब आप समझ के होंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।